तो सबसे पहले बेटे हम डिस्कस करेंगे आज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटे जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, गोल्डबर्ग एंड, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर के हमें लॉ ऑफ मास एक्शन दिया। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, पेन छोड़िएगा, पहले समझ लीजिएगा क्योंकि अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ये कहता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reactants with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficients. क्या कह रहा है? ये कहता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficients. Now before I इसको मैथमेटिकली मैं आपके सामने लिखूं, उससे पहले हमें एक चीज समझनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मास। जब तक हमें एक्टिव मास नहीं पता तब तक कोई फायदा नहीं इसका। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मास? एक्टिव मास का एक्चुअल मतलब क्या होता है? बेटा आप किसी अपने फ्रेंड से पूछेंगे ना, जो भी इधर उधर पढ़ रहे हैं, उनसे पूछिए एक्टिव मास क्या है, वो एक ही जवाब देंगे, कंसंट्रेशन। क्या जवाब देंगे? कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। गलत है बेटा। एक्टिव मास डज नॉट मीन्स मोलर कंसंट्रेशन। जबकि स्कूल्स में या कहीं पे भी आपको पढ़ाया जाता है तो एक्टिव मास को कंसंट्रेशन बोल दिया जाता है। एक्टिव मास कंसंट्रेशन नहीं होता। तो एक्टिव मास होता क्या सर? मान लो एक रिएक्शन के अंदर आपने 2 मोल किसी चीज के डाल दिए, तो क्या वो 2 के 2 मोल इकट्ठे रिएक्ट कर जाएंगे? एट अ टाइम वो सारे मोल इकट्ठे रिएक्ट कर रहे होंगे, सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे रिएक्ट कर रहे होंगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा। उसके कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे होंगे और अंदर के मॉलिक्यूल धीरे धीरे बाद में रिएक्ट करेंगे, इजंट इट? है ना? जैसे मान लो आपको एक टॉफी खानी है ना, मॉर्नर ने एक टॉफी मुंह में डाली, तो क्या एकदम में सारी टॉफी अंदर चले जाएगी क्या? नहीं, पहले ऊपर वाली जो लेयर होगी धीरे धीरे उसका टेस्ट आएगा, फिर ग्रेजुअली अंदर वाला टेस्ट आएगा, ग्रेजुअली सारी टॉफी खत्म हो जाएगी। ठीक, बट एट अ टाइम सारी टॉफी का मजा थोड़ी आ रहा है यार। बट अगर आप पूछो कि मॉर्नर ने सिर्फ सरफेस खाया कि सारी टॉफी खाई, तो आपने बोला कि सारी टॉफी खाई सर। उसी तरह से किसी रिएक्शन में हम जब कोई रिएक्टेंट डाल देते हैं, वो एट अ टाइम सारा का सारा रिएक्ट नहीं करता है, उसका कुछ पार्ट, जैसे मान लो एक सॉलिड डाल दिया, तो बेटा सॉलिड का जब तक सरफेस के मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेंगे, क्या अंदर के कर जाएंगे? तो पहले सरफेस के रिएक्ट करेंगे। तो एक्टिव मास का एक्चुअल मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम एट अ पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्ट कर सकते हैं, कि एक्चुअली कितना मास रिएक्ट कर रहा है, एक्चुअली कितना मास रिएक्ट कर रहा है। तो जो एक्टिव मास होता है, active mass is actually product of two things. Active mass is actually product of two things. One is called as activity and another is called as concentration. Activity into concentration. Now what do you mean by activity? बेटे एक्टिविटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। इस चीज को समझाने के लिए मैं एक रॉ एग्जांपल लेता हूं। मान लो यहां एक व्हाइट बोर्ड लगा है और व्हाइट बोर्ड से मैं मार्कर से लिख रहा हूं, ठीक। अब जो व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है, जब उससे लिखने लगते हैं तो उसके अंदर इंक होती है, इंक की कुछ कंसंट्रेशन होती है। जब हम ये सोचना चाहें कि कितनी इंक पर यूनिट टाइम बाहर आ रही है, हमारा रिएक्शन है, मान लो कितनी इंक पर यूनिट टाइम यूज हो रही है, ये रिएक्शन है मान लो। तो बेटा अगर इंक की कंसंट्रेशन मार्कर के अंदर ज्यादा होगी तो ज्यादा इंक बाहर आएगी, इंक की कंसंट्रेशन कम होगी तो कम बाहर आएगी, इजंट इट? ऐसा ही होगा कि नहीं? यानी एक तो कितनी इंक यूज हो रही, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इंक इनसाइड मार्कर। पर एक बात बताओ, डज इट नॉट डिपेंड अपॉन द टिप ऑफ मार्कर? अगर टिप छोटी सी टिप्पी हुई तो थोड़ी इंक बाहर आएगी, अंदर कंसंट्रेशन भले जितनी मर्जी हो, और टिप अगर बड़ा था टिप्पा हुआ, बहुत सारी इंक बाहर आएगी, अंदर भले ही कम कंसंट्रेशन हो। सही बोल रहा हूं कि नहीं? यानी जो हमारी इंक का यूज का रेट है वो दो चीजों पे डिपेंड किया, एक मार्कर की टिप कितनी थी और दूसरी उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी थी, दो चीजों पे डिपेंड किया। पर जब मैं लिख रहा हूं तो मार्कर की टिप तो उतनी रह रही है ना भाई। हम फ्रिक्शन को रूल आउट करते हैं तो हम भी बोले मार्कर की टिप उतनी रहेंगी, ये तो है नहीं लिखते लिखते टिप्पी का टिप्पा बन गया, ऐसा तो है नहीं, वो तो उतनी रहेगी। यानी वो कांस्टेंट रहनी है थ्रू आउट रिएक्शन, वो सारे रिएक्शन में क्या होनी है, कांस्टेंट रहनी है। तो सारा का सारा जो दारोमदार है वो किस पे रह जाना है कि कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ज्यादा इंक बाहर आ जाएगी, कंसंट्रेशन कम होगी कम इंक बाहर आएगी। हालांकि टिप जो है उस वो कांस्टेंट है। उसी तरह से एक रिएक्शन में एक्टिविटी यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वो तो कांस्टेंट होते हैं, वो उतने ही होते हैं। पर अगर कंसंट्रेशन पीछे ज्यादा हुई तो ज्यादा फटाफट से आगे जाएगी, फटाफट रिएक्शन होगा। कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब कम होती है तो कम बाहर आएगी। यानी जो एक्टिविटी है ये कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट रिएक्शन, कितने मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम रिएक्ट कर रहे हैं वो तो कांस्टेंट ही रहना है। यानी टिप जो है, टिप एक तरह से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो कंसंट्रेशन है बेटे वो वेरिएबल है कि नहीं? वो चेंज होती जाएगी, रिएक्टेंट यूज होते जाएंगे, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अब ये कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन चेंज होगी तो एक्टिव मास चेंज होगा कि नहीं होगा? समझ रहे मेरी बात? जैसे बेटे इसका मतलब ये हो गया कि ये तो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट को हटाओ एक्टिविटी इज कांस्टेंट। व्हाट वाज एक्टिविटी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, सो दैट वाज कॉल्ड एज टू बी एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ रिएक्शन। तो अगर किसी कांस्टेंट को हटाओ तो क्या लगता है? प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब अगर इसको हटाऊंगा तो एक्टिव मास जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्लियर? क्योंकि बेटा एक्टिविटी को हम निकाल नहीं पाएंगे। क्या हम किसी रिएक्शन में निकाल सकेंगे कितने मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम रिएक्ट कर रहे हैं? क्या किसी वेसल के अंदर मॉलिक्यूल गिन सकेंगे कितने मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम एक्ट कर रहे हैं? नहीं कर पाएंगे ना, तो एक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, पर वो कांस्टेंट रहेगी। तो एक्टिव मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन कम हो गई एक्टिव मास कम हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई एक्टिव मास ज्यादा हो गया। इसलिए जहां हमें एक्टिव मास भरना होता है वहां हम एक्टिव मास निकाल तो सकते नहीं है। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि एक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते। पर जितना चेंज कंसंट्रेशन में होगा उतना ही चेंज तो एक्टिव मास में होगा। तो जहां जहां एक्टिव मास भरना है वहां वहां क्या भर देते हैं? कंसंट्रेशन। सो एक्टिव मास इज नॉट कंसंट्रेशन, एक्टिव मास इज proportional to concentration. So in lieu of active mass we can put concentrations. समझ में आई मेरी बात? यानी एक्टिव मास कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। तो जहां हमें एक्टिव मास पुट करना था, क्योंकि हम एक्टिव मास नहीं निकाल पा रहे थे, क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? क्योंकि हम एक्टिविटी नहीं निकाल पाते हैं बेटा। इस वजह से जहां जहां हमें एक्टिव मास पुट करना है वहां वहां कंसंट्रेशन पुट कर देंगे, वैल्यू वैसे ही आएगी। इसलिए एक्टिव मास की जगह कंसंट्रेशन भरते हैं। पहली बात क्लियर हो गई?
कि एक्टिव मास को लोग मोलर कंसंट्रेशन क्यों कहते हैं, हालांकि वो मोलर कंसंट्रेशन होती नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है ना। ठीक, अब हमें पता है कि हम कंसंट्रेशन क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हम एक्टिव मास नहीं निकाल पाते। एक्टिव मास दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन। एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, इस वजह से हम कंसंट्रेशन का चेंज ही एक्टिव मास में ले लेते हैं। तो जो कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा होगा वही एक्टिव मास का चेंज हो रहा होगा, क्योंकि एक्टिविटी तो कांस्टेंट है। इसलिए जहां जहां हमें एक्टिव मास की जरूरत होती है वहां वहां कंसंट्रेशन पुट कर देते हैं। बोलो क्लियर? अब अगली बात, अब मोलैरिटी क्यों पुट करें? बेटा क्या कंसंट्रेशन सिर्फ मोलैरिटी से निकाली जा सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्टिव मास इज अल्फा, अल्फा इज एक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन मोलैरिटी। हमने कंसंट्रेशन मोलैरिटी भी ले ली, पर जरूरी है क्या मोलैरिटी लूं? अगर मैंने यहां पे एक्टिविटी मान लो बीटा इनटू कंसंट्रेशन मोलैरिटी ले ली, बेटा मोलैरिटी भी तो कंसंट्रेशन टर्म ही थी, हम वो भी तो ले सकते थे। फिर इसको गामा ले लो, बेटा मोल फ्रैक्शन में भी तो कंसंट्रेशन निकालते थे। कैन वी पुट हियर मोल फ्रैक्शन? वी कैन पुट हियर मोल फ्रैक्शन। यहां पे हम कुछ और लेते, डेल्टा। ठीक, डेल्टा इंटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी भी तो कंसंट्रेशन टर्म है। तो हम कोई भी चीज यूज कर सकते थे ना, हम मोलैरिटी भी यूज कर सकते थे। ठीक, एक्टिव मास की जगह पर मोलैरिटी का यूज कर सकते थे, नॉर्मेलिटी का कर सकते थे, मोलैलिटी का कर सकते थे, मोल फ्रैक्शन का कर सकते थे। बट क्योंकि इसमें सबसे इजीली निकाले जाने वाली टर्म क्या है? मोलैरिटी। सबसे आसानी से निकाले जाने वाली टर्म क्या होती है? मोलैरिटी। सो वी प्रेफर मोलैरिटी, सो वी प्रेफर मोलैरिटी। दैट इज वाई लोग एक्टिव मास में कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भर देते हैं। दैट इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भर दिया करते हैं। ठीक, समझ में आई? मोलैरिटी क्यों लेते हैं? क्योंकि वो इजी है। बेटा हम लोगों ने जो भी पढ़ाई करनी है, हम उसको इजी करने की कोशिश करेंगे कि उसको डिफिकल्ट करने की कोशिश करेंगे? तो इजीनेस के लिए मोलैरिटी सबसे आसानी से निकाले जाने वाली चीज है। यही तो देखना, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, कितने लीटर वाटर में, वो इजी होगा ना। या कितने लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल है, इजी होगा। इन स्पाइट ऑफ मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, या फिर मोलैलिटी निकाल रहे हैं, या फिर कोई और, सबसे इजीली कैलकुलेटेड टर्म होती है मोलैरिटी। इसलिए हम यहां पे मोलैरिटी ले लेते हैं। दो बातें क्लियर हो गई? तो एक्टिव मास की जगह अपन क्या भरा करेंगे? मोलर कंसंट्रेशन। याद रखेंगे कि एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन नहीं होती, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पर एक्टिव मास की जगह मोलर कंसंट्रेशन भर देंगे। और मोलर कंसंट्रेशन लिखने के लिए ना हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। जिस भी चीज के अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट लग गए मतलब उसकी मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोलर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो यहां तक क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये जो लॉ है एक्टिव मास की कंसिडरेशन आपको समझ में आ गई। ये लॉ देखो, लॉ क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, एक्टिव मास की जगह क्या भर सकते हो? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficients। से मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है? A मोल्स ऑफ A है और B मोल्स ऑफ B है, और ये मिलके हमें प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ये मिलके हमें प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। अब इसके लिए मुझे लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है। क्या लिखना है? लॉ ऑफ मास एक्शन का रिलेशनशिप लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी हम एक्टिव मास की जगह क्या यूज कर रहे हैं? मोलर कंसंट्रेशन, यानी एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, जिसकी जगह हम कंसंट्रेशन पुट करते हैं, विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। सो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हियर इज ए and here it is B, simple। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं आ गया? तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट हुआ ना ये मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक
कोफिशिएंट्स। बोलो लॉ ऑफ मास एक्शन क्लियर होता है? ठीक। जैसे प्यारे बच्चों, इसको क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है? मान लो हमें एक रिएक्शन दिया, बोला 2 मोल्स ऑफ ए प्लस 3 मोल्स ऑफ बी इज गिविंग मी प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। अब मेरे को बोला कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑन रेट? क्या बोला? कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, what should be the effect on rate? ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक। अब देखो बेटा, कितना सिंपल, कितना प्यारा, आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास सबसे पहले आया इनिशियली, शुरुआत में। इनिशियली जो रेट होगा उसको रेट 1 बोल देते हैं भाई। दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर क्या होगी बच्चों बोलो? 2। और बी की पावर क्या होगी? 3, है ना? ये आगे लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हमने बोला कि ए को डबल कर दिया। जब ए को डबल किया तो रेट 2 आ गया। रेट 2 इज प्रोपोर्शनल टू, अब ए डबल हो गया ना, तो ए की जगह 2a लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल टू 2a का स्क्वायर और b का क्यूब। अब 2 वाली रेट को 1 वाली रेट से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते भाई। ठीक है, 1 वाली रेट से डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या फर्क पड़ा? फर्क ही फर्क पड़ गया भाई। b से b कैंसिल, है ना? a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, पर 2 की पावर 2 तो रहेगा कि नहीं? 2 की पावर 2 रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रेट 2 डिवाइडेड बाय रेट 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 दैट इज 4। इसका मतलब रेट 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेट 1। तो पता चल गया रेट कितने गुना बढ़ गई। बेटा क्या हम इसको मुंह जुबानी कर सकते थे? बिना ऐसा सोच के कर सकते थे? सिंपल बात थी, क्योंकि इसकी पावर 2 थी, तो इसको अगर डबल कर दिया तो 2 की पावर 2 यानी 4 टाइम्स रेट बढ़ गया। मान लो कल को क्वेश्चन चेंज कर देते अपन बोलते ए भी डबल किया, बी भी डबल किया, रेट कितने टाइम्स हो गया? नो बेटा, 2 की पावर 2 दैट इज 4, और यहां पे 2 की पावर 3 8, और 8 इंटू 4 32, तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा? अगर दोनों को डबल कर दिया रेट 32 टाइम्स। मुंह जुबानी हो सकता है कि नहीं? जरूरी ऐसे कॉपी काली करनी, देश की इंक बचाओ, तो सीधे क्वेश्चन का डालो, है ना? क्या होगा कि ए की जगह सोच लेना 2a, तो 2 की पावर 2, और बी की जगह 2b, तो मतलब 2 की पावर क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। तो इससे हम बड़ी इजीली बता सकते कितने गुना रेट हो गया। बोलो ये तो समझ में आया कि नहीं आया? Any doubts to any student, online, offline? Okay, clear, very good. Now, अब इसको थोड़ा सा और ले जाते हैं आगे। बेटा जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो क्या लगाते हो? कांस्टेंट लगाते हो। तो क्या इस एक्सप्रेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर a और b की पावर b? बेटा प्रोपोर्शनलिटी हटाया, क्या लगाया? कांस्टेंट लगाया। इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलेंगे? इस कांस्टेंट को बोलेंगे रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट। और या फिर इसको बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या रेट कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट हो गया या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब मान लो जिंदगी में कभी भी किसी भी कांस्टेंट की डेफिनेशन देनी हो, जिंदगी में कभी भी किसी भी कांस्टेंट की डेफिनेशन देनी हो तो कैसे देंगे? आज ही सीख लो, +2 में जगह जगह आएगी यार। जब भी कांस्टेंट की डेफिनेशन देनी हो तो उसके साथ जुड़ी हुई चीजों को 1 ले लो, उसके साथ जुड़ी हुई चीजों को 1 ले लो। जैसे पुत्र, इसका मतलब इसको 1 मोलर ले लो, इसको भी 1 मोलर ले लो। बेटा 1 की पावर जो मर्जी हो, 1 की पावर 10 का वैल्यू
1, 1 की पावर 3 की वैल्यू 1, तो यानी ये सारा 1 हो जाएगा। तब अगर मैंने इसको 1 ले लिया तो ये सारा 1 हो जाएगा, तो के किसके बराबर आ जाएगा? रेट के बराबर आ जाएगा कि नहीं? सो इफ दिस इज 1, रेट विल बी इक्वल टू के और नॉट। तो यहां से डेफिनेशन आ गई। क्या डेफिनेशन आ गई? कि रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन molar concentration, when molar concentration of reactants is taken as unity यानी 1 मोलर। अगर हमने रिएक्टेंट्स को 1 मोलर ईच ले लिया तो जो रेट होगी उसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि अगर इसको मैंने 1 मोलर ले लिया, इसको भी 1 मोलर ले लिया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो K विल बी इक्वल टू रेट। तो K यानी रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, दैट इज 1 मोलर। बोलो रेट कांस्टेंट समझ में आया? लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आया कि नहीं? कोई फायदा नहीं समझते, क्योंकि +1 में इसका कोई काम नहीं है। इसका काम आपको +2 में करवाया जाएगा इन केमिकल काइनेटिक्स, अलग से आएगा। पर इसका यूज हमें इस चैप्टर में करना था, इस वजह से इसको करवाया जाता है। ठीक है, ऐसे पेपर में जरूर आ जाएगा, राइट लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम आराम से लिख सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, आई थिंक सो, इजंट इट? सो लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखेंगे? दैट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और दूसरी बात इसमें रेट कांस्टेंट क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। और इस तरह का क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आ जाता है तो कर सकते हो कि कितने गुना बढ़ाने से कितने गुना रेट हो गया। अब आता है आज का इंपॉर्टेंट काम। आज का इंपॉर्टेंट काम है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो बच्चे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक एक्सप्रेशन लेंगे। हमने ले लिया A moles of A are reacting with B moles of B and giving us C moles of C plus D moles of D। ये एक रिएक्शन है मेरे पास, फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम आ सकता है इसमें। इक्विलिब्रियम हमेशा किसमें आएगा? रिवर्सिबल रिएक्शंस में। क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी इक्विलिब्रियम आएगा भाई? जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, क्या उसका कोई इक्विलिब्रियम आएगा? है ना, जब कभी रिवर्सिबिलिटी होगी तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। अब अगर इस रिएक्शन के लिए मेरे प्यारे बच्चों मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या लिखूंगा? के फॉरवर्ड इंटू ए की पावर ए, बी की पावर बी। बोलो कैसे लिखूंगा मैं? कोई दिक्कत तो नहीं? और मान लो अगर मेरे को रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखना पड़े, बैकवर्ड, तो के बी। ठीक, अब रिएक्टेंट कौन से हो गए? ये हो गए बैकवर्ड के लिए, तो सी की पावर सी और डी की पावर डी। बोलो क्लियर? पर जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किस चीज को बोलते हैं बेटे? बिल्कुल, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, क्या हम इसको पुट कर सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? के फॉरवर्ड ए की पावर ए, बी की पावर बी इज इक्वल टू के बैकवर्ड सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। ऐसा लिख सकते हैं हम? यार ये दो कांस्टेंट अलग अलग जगह, कंसंट्रेशन अलग अलग जगह, क्यों ना ऐसा करें, के को के वाली साइड ले जाते हैं, कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन वाली साइड ले जाते हैं, है ना जी? तो इस के को यहां ले आया तो के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड्स
इज इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर डी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए और बी की पावर बी, है ना बेटा? Now constant by constant should be a constant or not? And this constant is written as Kc, equilibrium constant in terms of concentration. क्योंकि हम concentration use कर रहे हैं. So this is equilibrium constant in terms of concentration. तो हमारे पास expression बन गया कि Kc, that is equilibrium constant, Kc को क्या बोला? Equilibrium constant in terms of concentration should be equal to C की पावर C and D की पावर D upon A की पावर A और B की पावर B. ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बना, this expression is called as law of chemical equilibrium. तो अगर मेरे को लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिफाइन करना हुआ तो कैसे डिफाइन करूंगा भाई? इस एक्सप्रेशन को देख के कैसे डिफाइन करूंगा? कहूंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is the ratio of product of मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मासेस लिख सकते हो सीधे ही. एक्चुअली तो एक्टिव मास ही था ना. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन of reactants with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficients. बोलो बेटे, डेफिनेशन समझ में आई? सिंपल बात कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. इज इट क्लियर? सो ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया. पर बेटे मान लो अगर हमारे रिएक्टेंट जो हैं वो सारे गैसियस हैं, ऐसा भी तो हो सकता है. क्या गैसियस की प्रोडक्ट्स की मोलैरिटी निकाल सकोगे? बेटा गैसियस जो होते हैं ना, गैसियस प्रोडक्ट्स, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक, उसका तो आपको पता, गैस एक्वायर्स एंटायर वॉल्यूम, है ना बच्चे? तो उसके लिए हम बेटर टर्म यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर. क्या यूज कर लेते हैं? सर क्यों यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर? बेटा वी नो दैट वी डोंट नो एनीथिंग, है ना, बट वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना जी? तो क्या इसको ऐसे लिखते हैं? P इज इक्वल टू N बाय वी आर टी. इफ R and T इज कांस्टेंट तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाय V. यानी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रेशर. तो क्या इस कंसंट्रेशन की जगह अपन पार्शियल प्रेशर पुट कर सकेंगे? तो अगर ये गैसियस रिएक्शन होगा, फॉर गैसियस फेस रिएक्शन, यहां Kc की जगह क्या निकलेगा? Kp. फॉर गैसियस फेस रिएक्शन हम Kc की जगह क्या निकालेंगे बेटा? Kp, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो यहां पे क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B. बोलो समझ में आया कि नहीं? ये Kp का एक्सप्रेशन हो जाएगा.
केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा, और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो केपी केसी दोनों निकाल सकते हो? यहां तक तो सारे निकलवा लेते। बोलो सर आपने पंगा जरूर लेना है। देखो बेटा, केपी केसी तो सारे बताते हैं, पर अश्विनी सर एक और चीज बताएंगे आपको, एक होगा केसाई। क्या? के चाई बोल लो यार, है ना, के चाई। तो के चाई यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। चाई किसका निशान होता है? मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको बोला था ना, कंसंट्रेशन हम मोल फ्रैक्शन में भी तो देख सकते हैं, तो के चाई भी तो निकाल सकते हैं। ये निकालने के पीछे एक रीजन बता देता हूं। हुआ क्या कि पहले नीट से पहले सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था। तो सीबीएसई पीएमटी ने एक बार क्या किया कि जो पीएमटी है उसके लिए दो पेपर कर दिए, एक प्रीलिम्स और दूसरा मेंस, जैसे आजकल आईआईटी एडवांस के लिए होता है ना, तो ऐसे उन्होंने पीएमटी के लिए भी कर दिया। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता था और मेंस सब्जेक्टिव होता था उस समय सीबीएसई में। अब उस समय, उससे पहले सारे केपी केसी ही पढ़ाते थे, उसमें क्वेश्चन आ गया केएसआई निकालने के लिए। अब किसी ने सुना हो तब तो निकाले, है ना, पर आपको पता है अपन पंगे लेने से हटते नहीं। तो मैंने पहले से अपने बच्चों को बता रखा था केएसआई क्या होता है, तो कुछ बच्चों ने कर दिया, कहीं उन्हें नहीं भी किया होगा भाई, जिन्होंने सीरियसली बात नहीं लेनी है उन्होंने नहीं लेनी है। तो केएसआई क्या हुआ? दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो इसमें लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डी, डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी। यानी जहां हम कंसंट्रेशन लेते थे, कंसंट्रेशन की जगह क्या ले डाला? कंसंट्रेशन की जगह अपन ने मोल फ्रैक्शन ले डाला। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कोई दिक्कत? जस्ट 1 सेकेंड। ये जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं ना, साइंटिस्ट लोग, ये हर चीज को ना जल्दी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम शॉर्टकट में चीजों को कर दे ताकि हम मेन रिजल्ट तक जल्दी पहुंचे, है ना। ये छोटी मोटी चीजें क्या लेनी इन्होंने। तो अभी पता आपको एक नई चीज देने लग गए, केसीपी। क्या? केसीपी। अब केसीपी क्या है बेटा? बोलता है कि अगर किसी रिएक्शन में मान लो एक्वस भी हैं और गैसेस भी हैं, दोनों हैं, तो एक्वस की तो पुट कर देंगे कंसंट्रेशन और गैस की पुट कर देंगे प्रेशर। जैसे यहां पे सिर्फ कंसंट्रेशन पुट करते थे, यहां सिर्फ पार्शियल प्रेशर पुट करते थे, यहां सिर्फ मोल फ्रैक्शन पुट करते थे। इसमें क्या होगा? जो एक्वस मोल है उसका कंसंट्रेशन और जो गैसियस मोल है उसका पार्शियल प्रेशर। आफ्टर ऑल एट इक्विलिब्रियम हमारे पास एवरी मेजरेबल प्रॉपर्टी इज कांस्टेंट और नॉट? तो कंसंट्रेशन होगी चाहे पार्शियल प्रेशर होगा, कांस्टेंट तो रहेगा। तो के की वैल्यू तो कांस्टेंट ही आएगी ना भाई, पर उससे हमारे को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज पंगा क्या होता था कि अगर मेरे को केसी से, मान लो गैस का है, केसी दिया, केपी निकालना, तो रिलेशनशिप ढूंढना पड़ता था और फिर यूज करना पड़ता था। ठीक, थोड़ा लंबा काम हो जाता था। ठीक, इन्होंने सीधे ही क्या किया? केसीपी पुट किया, ऐसी की तैसी, परवाह ही नहीं, है ना। ये केसीपी भी कोई चीज होती है, ये मैंने इसलिए बताया कि आपके सर को पता है, ठीक, पर ये यूज का नहीं है तुम्हारे, ये आने वाले समय में आएगा। केसीपी वैसे बता दिया शौक में कि केसीपी भी चीज होती है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। क्लियर? नाउ इससे आगे हम चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए मैंने आपको बोला ये पक्का 3 नंबर का आएगा पेपर में, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। पक्का आएगा रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, हर हालत में आएगा। ठीक, तो चलिए ये लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। अब है हमारे पास आज ना सिर्फ थ्योरी। कितना अच्छा लग रहा है ना, आज कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, है ना। ठीक लगता है? अच्छा, रिलेशन, चलो फिर मैं करवाता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन
केपी एंड केसी, केपी और केसी के बीच का रिलेशनशिप हमें निकालना है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा नजर इनायत यहां रखें। ठीक, तो हमारे पास रिएक्शन हमने ले लिया, A moles of A plus B moles of B giving us C moles of C and D moles of D। अभी 2 मिनट पहले आपको बताया गया कि अगर मैं इसका केसी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? केसी लिखूंगा C की कंसंट्रेशन की पावर C, D की कंसंट्रेशन की पावर D अपॉन A की कंसंट्रेशन की पावर A और B की कंसंट्रेशन की पावर B। बोलो क्या हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं? और अगर इसी चीज के लिए मान लो ये सारा गैसियस फेस रिएक्शन है, ऑल इज गैसियस फेस रिएक्शन, तो हमारे पास जो केपी होगा वो कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, ये लिखेंगे। अभी हम इन दोनों में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ये जानते थे, वी नो दैट वी डोंट नो एनीथिंग, है ना भाई? सही बोलता हूं कि नहीं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मालूम था ना हमें। अब इसका मतलब हो गया कि P बाय आर टी शुड बी इक्वल टू एन बाय वी, है ना? यही बात हुई ना, आर टी इधर ले गया, वी इधर ले गया। अब अगर मान लो मुझे कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालनी होगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए का मतलब क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय वॉल्यूम। तो क्या उसको पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिख सकते हैं? सो कैन इट बी रिटन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन आर टी, है ना जी? इसी तरह से अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना चाहता हूं, उसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय वॉल्यूम, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? पीबी अपॉन आर टी। ठीक, अगर मैं बोलता हूं सी तो एन सी अपॉन वी, मतलब पीसी अपॉन आर टी। और अगर मैं बोलता हूं डी और बोलता हूं एन डी अपॉन वी, तो क्या लिख सकता हूं? पीडी अपॉन आर टी, है ना जी? मान लो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास था, इस एक्सप्रेशन को मैंने एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है जी? नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, ये वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन 1 में पुट किया तो ध्यान दीजिएगा, केसी किसके बराबर आया? सी की जगह लिखेंगे पीसी अपॉन आर टी की पावर सी, पीडी अपॉन आर टी की पावर डी अपॉन पी ए अपॉन आर टी की पावर ए और पी बी अपॉन आर टी की पावर बी। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? बेटा क्या इसमें से कोई कॉमन टर्म भी नजर आती है? 1 बाय आर टी, बिल्कुल सही अर्नब, 1 बाय आर टी। तो केसी जो होगा वो होगा पीसी की पावर सी, पीडी की पावर डी अपॉन पीए की पावर ए और पीबी की पावर बी इंटू 1 बाय आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। क्यों जी? बेटा प्रोडक्ट में पावर्स का सम हो जाता है और डिवीजन में पावर्स सबट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ऊपर वाली पावर्स प्लस हो गई, है ना, और बाद में ऊपर नीचे वाली क्या हो गई? सबट्रैक्ट हो गई। बोलो क्लियर? बेटे व्हाट इज दिस भला? इज दैट नॉट केपी? सो कैन वी राइट इट केसी इज इक्वल टू केपी 1 अपॉन आर टी की पावर सी। देखो बेटा सी और डी क्या था? प्रोडक्ट के मोल, प्रोडक्ट के मोल, और वो भी गैसियस फेस में। तो क्या मैं इधर एनपी लिख सकता था?
है ना। और ए और बी क्या था, रिएक्टेंट के मोल, वो भी गैसियस फेस में। तो क्या मैं इधर एनआर लिख सकता था? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि एनपी माइनस एनआर? क्यों जी बेटा, एनपी माइनस एनआर क्या होता है? डेल्टा एन जी, याद आया जी? तो केपी इज इक्वल टू के, रादर पहले केसी ही, केसी इज इक्वल टू केपी इंटू 1/RT की पावर डेल्टा एनजी, जहां डेल्टा एनजी क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस और एक्वस मोल्स। यहां तो हम वो ले सकते हैं जो एक्वस हो, क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी निकलेगी? एक्वस मोल्स की। या फिर प्रेशर किसका निकलेगा? गैसियस मोल का। तो यहां तो यहां डेल्टा एनजी में एनपीएनआर का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस और इन एक्वस फेज। माइंड इट, active mass of pure solids and pure liquid is always taken as 1. Active mass of pure solid यानी मोलर कंसेंट्रेशन है ना, जो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज ऑलवेज टेकन एज 1। क्यों, वो आगे क्लियर करेंगे अपन कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 ही क्यों लेते हैं, दैट आई विल क्लियर। ठीक, बट फिलहाल के लिए हम यहां पे सिर्फ गैस के मोल लेंगे या एक्वस मोल लेंगे, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड मोल्स नहीं लेंगे। अब बेटे यहां आरटी नीचे लटका हुआ अच्छा नहीं लग रहा ना, ठीक, ऊपर ऊपर एक ही लाइन में ले जाते हैं तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी, तो क्या बन जाएगा रिलेशनशिप? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। बोलो रिलेशनशिप डिराइव्ड और नॉट? रिलेशनशिप डिराइव हो गया। अब रिलेशन तो डिराइव हो गया, लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो इफ, इसके 3 केस हो गए, इफ एनपी इज ग्रेटर देन एनआर, अगर एनपी या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेस और इन एक्वस फेस, नॉट इन सॉलिड, नॉट इन प्योर लिक्विड, ओनली गैसियस एंड एक्वस। ठीक, अगर एनपी इज ग्रेटर देन एनआर हो गया तो ऑब्वियसली डेल्टा एनजी बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एनजी है क्या? एनपी माइनस एनआर ही तो है। आगे वाली वैल्यू ज्यादा तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो गया कि नहीं? पॉजिटिव होने का मतलब इसकी पावर पॉजिटिव है। अगर इसकी पास पावर पॉजिटिव है तो केसी के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो तब जाके केपी आता है, तो इसका मतलब केपी की वैल्यू बड़ी होगी कि नहीं? तो इसका मतलब होगा कि केपी इज ग्रेटर देन केसी, यानी अगर प्रोडक्ट के मोल गैसियस फेस में या एक्वस फेस में ज्यादा होते हैं रिएक्टेंट से तो केपी बड़ा होता है, केपी की वैल्यू ज्यादा होती है। दूसरी बात, इफ एनपी इज लेस देन एनआर, एनपी बड़ा एनआर छोटा, तो डेल्टा एनजी नेगेटिव, नेगेटिव यानी इसकी पावर नेगेटिव, पावर नेगेटिव मतलब डिवाइड, तो दिस मस्ट बी डिवाइडेड बाय समथिंग टू गेट दिस, इसका मतलब ये बड़ा होगा ना। तो ऐसे केस में केपी इज छोटा देन केसी। ठीक, और केस नंबर 3, इफ एनपी इज इक्वल टू एनआर, अगर एनपी और एनआर बराबर हो जाए, डेल्टा एनजी 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज नॉट 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, सो आरटी की वैल्यू 1, तो केपी विल बिकम इक्वल टू केसी। तो बेटा सिंपल ट्रिक, एनपी ज्यादा तो केपी ज्यादा, एनपी कम तो केपी कम, सिंपल है ना जी। एनपी ज्यादा तो केपी ज्यादा, एनपी कम तो केपी कम, एनपी बराबर तो केपी बराबर, है ना। ऐसा कुछ थर्मोडायनेमिक्स में भी आया था, है ना, क्यूपी क्यूवी, एनपी ज्यादा तो क्यूपी ज्यादा, एनपी कम तो क्यूपी कम, है ना, डेल्टा एच डेल्टा यू में भी आया था ना, पर उसको यहां कंफ्यूज नहीं करने का, बात वही है, एनपी ज्यादा तो केपी ज्यादा, एनपी कम तो केपी कम, एनपी बराबर तो केपी बराबर। ठीक,
अब तुम लोग बोलते सर जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कराते हमें मजा नहीं आता। चलो न्यूमेरिकल नहीं, आपको एक होमवर्क दे देते हैं, ठीक? ऐसे लुटे पुटे क्यों रहते हो यार? आपने केपी एंड के साई का रिलेशनशिप डेवलप करना है। डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड के साई, ठीक? डिराइव रिलेशन between Kp and Ksi as well as Kc and Ksi। सर कैसे करेंगे जी? बेटा जिंदगी में एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी आया था, एक वीडियो आया था उसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आया था, और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें यह बता के गया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस is mole fraction of that gas into total pressure, है ना जी? थोड़ा सा इसका यूज करें तो उम्मीद करता हूं कि रिलेशनशिप तक बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। तो केपी और केसाई का रिलेशनशिप निकल जाएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर का रिलेशनशिप सामने है ना? अगर केपी का निकल गया तो केपी की जगह केसी का रिलेशनशिप पुट करके सीधे रिलेशन आ जाएगा, है ना? तो केपी का रिलेशन भी आएगा, केसी का भी विद केसाई। बेले टाइम में करना, ठीक? बेले टाइम इन द सेंस ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, बट कंपटीशन में पूछा जा सकता है। हाँ सबमिट तो करना ही है, ठीक? तो ये हो गया बेटा डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक? तो उम्मीद करता हूं ये रिलेशनशिप आप डेवलप कर सकते हैं। पर अभी तक जो समझाया समझ तो नहीं आया बेटा? आ गया फॉर अ चेंज है? नहीं बेटा आपको हर बार ही समझ में आता है, बात यह है कि लगाना नहीं आता, एक अलग बात है, ठीक? चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट रिएक्शन लेंगे, उसमें केपी केसी के एक्सप्रेशन लिखेंगे, उनके रिलेशनशिप बताएंगे, उनकी यूनिट्स बताएंगे, ठीक? तो पहले इससे पहले कि हम चले, यूनिट्स तो पहले पढ़ ले। यूनिट्स निकाले कैसे? यूनिट्स ऑफ केपी केसी एंड केसाई, यूनिट्स ऑफ केपी केसी एंड केसाई। देखो प्यारे बच्चों, एक मस्त बात बता रहा हूं, फिजिक्स को डिफाई कर रहा हूं, ऐसे मेरी औकात नहीं है ऐसा करने की, बट फिर भी फिजिक्स को डिफाई कर रहा हूं। बेटा ये सारी की सारी क्या है? रेशोज हैं। केपी भी रेशो है, केसी भी रेशो है, और केसाई भी रेशो है। रेशोज आर ऑलवेज डायमेंशनलेस और नॉट, है ना? डायमेंशन तो कट जाती, मजे की बात है इनकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन यूनिट्स होते हैं। अब फिजिक्स बोलती है अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी शुड बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, है ना? है ना? अभी देखो यहां पे हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी बट यूनिट है, क्यों? क्योंकि पावर अलग अलग हो सकती है। अगर पावर अलग अलग हुई डायमेंशन तो भले ही कैंसिल कर लोगे, डायमेंशन में तो पावर नहीं लगाते ना यार, डायमेंशन तो ये होता भी लेंथ ले लिया ये वो, है ना? बट पावर्स यूनिट के लिए होती है ना बेटा, तो यूनिट आ सकते हैं इसके। समझ रहे मेरी बात? जैसे समझो ताकि समझ में ही आ जाए। कभी कभी रिएक्शन वही लेंगे, बड़ा मस्त रिएक्शन है हमारा, A moles of A plus B moles of B giving us C moles of C and D moles of D। पहले अपन डिराइव करेंगे कि अपन केसी के यूनिट कैसे निकाले। देखो बेटा केसी अगर इधर लिखते तो अपन यही लिखते भाई C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A और B की पावर B। बोलो यही लिखते कि नहीं? और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कौन सी? मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मोल पर लीटर। तो इसका यूनिट मोल पर लीटर होगा कि नहीं? तो यूनिट निकालते हुए क्या मैं ऐसे लिख सकता था केसी इसका मोल पर लीटर की पावर सी, मोल पर लीटर की पावर डी, डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर ए एंड मोल पर लीटर की पावर बी। बोलो ऐसा लिख सकते थे अपन कि नहीं लिख सकते थे? सारी जगह मोल पर लीटर है।
तो केसी कैन बी रिटन एज मोल पर लीटर की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। क्या ये डेल्टा एन जी है? तो क्या ऐसे लिख सकते थे कि केसी इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी? तो यहां से हम फटाफट से डेल्टा एन जी निकाल के पावर पुट करेंगे और फटाफट से अपना केसी का यूनिट निकाल देंगे भाई, है ना जी? समझ में आई? अब मान लो जी केपी के यूनिट निकालने हैं, तो बेटा मोल पर लीटर की जगह क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल पर लीटर ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, है ना जी? फिर व्हाट इज डेल्टा एन जी? चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस और एक्वस मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस एंड एक्वस मोल्स। जैसे केमिस्ट्री की क्लास में लूडो खेलने का मजा बहुत आता है ना, वैसे बोल रहा हूं। खेली नहीं? ओके, कीप ट्राइंग। सो केपी जो है वो एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी। समझ में आया? सर इसकी तो बार भी हो सकती, तो लिख दो यार मेरी बला से, बार का पावर डेल्टा एन जी लिख दो। नहीं पसंद आता टॉर्क की पावर डेल्टा एन जी लिखो यार, कोई तो प्रेशर की यूनिट लिखो ना, पास्कल की पावर डेल्टा एन जी लिखो, है ना? अपन ने एटमॉस्फेयर पसंद है अपने को, तो अपन ने एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी कर लिया। तुम्हारे को बार पसंद हो, बार की पावर डेल्टा एन जी कर देना। जिस भी चीज को जिस तरह से प्रेशर लोगे उसी में लिखोगे। तो फटाफट से बता दो कि केएसआई के यूनिट क्या होंगे? लड्डू, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट ही नहीं होता। होता है क्या? फ्रैक्शंस का यूनिट होता है क्या? तो केएसआई का यूनिट कैसा हो गया? यूनिटलेस। केएसआई कैसा हो गया? यूनिटलेस। यस वेदांश, वेरी राइट बेटा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसका यूनिट कैसे निकालना, इसका यूनिट कैसे निकालना, इसका यूनिट कैसे निकालना, उम्मीद करता हूं सारा समझ में आ गया। और अब तुम्हें केपी निकालना आ गया, केसी निकालना आ गया, केएसआई निकालना आ गया, यूनिट्स निकालने आ गए। बस एक बात कान बड़े बड़े करके सुन लो, हम इन एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्वस मोल्स लेते हैं या फिर गैसियस मोल लेते हैं, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड नहीं लेते। तो चलिए लेट वी कैलकुलेट एक्सप्रेशंस ऑफ सम रिएक्शंस। कुछ रिएक्शन में केपी केसी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं वो देखते हैं, उसके यूनिट कैसे होते हैं वो देखते हैं। ठीक, तो चलिए वेरियस रिएक्शन में इसको यूज करेंगे ताकि हमें करना भी आए। सबसे पहला हमने रिएक्शन लिया N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिविंग अस 2NH3 गैसियस। ठीक है जी, क्लियर? N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस प्लस गिविंग अस 2NH3 गैसियस। बेटे अगर मान लो इसका मुझे केसी लिखना हुआ तो कैसे लिखूं यार? कैसा लिखूं? अमोनिया की पावर 2 प्रोडक्ट ऊपर डिवाइडेड बाय N2 की कंसेंट्रेशन, H2 की कंसेंट्रेशन की पावर 3। बोलो कैसा लिखूं ना? वो जस्ट भैया कहां खोए हो, ऐसा ही ना? क्लियर? ये केसी हो गया। इसी का बेटा केपी लिखना हुआ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3। क्लियर जी? यूनिट्स देखते हैं, यूनिट्स केसी के यूनिट्स मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। ठीक, तो डेल्टा एन जी कितना आएगा यहां पर? डेल्टा एन जी इज एनपी माइनस एनआर। एनपी कितना है यहां पर भाई? हम इक्वेशन के मोल देखते, गिवन नहीं। कल को न्यूमेरिकल दिया हुआ उसमें कुछ गिवन मोल होंगे, गिवन मोल नहीं देखते इसमें, इक्वेशन के मोल देखते हैं। जैसे हमने क्यूपी वगैरह में किया था, वहां पे भी हम गिवन मोल नहीं देखते थे, इक्वेशन के मोल देखते हैं। तो एनपी कितना आया? 2 माइनस एनआर कितना आया भाई? 1 मोल इसका, 3 इसके, कितने? 4। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? -2 आ गई। तो अगर इसका यूनिट निकालना है केसी का तो वो आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर -2।
क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लीटर का स्क्वायर मोल स्क्वायर इनवर्स? क्यों जी भैया, माइनस माइनस प्लस, तो लीटर की पावर +2 और यहां पे मोल की पावर -2, ये यूनिट आएगा कि नहीं आएगा बेटा? क्लियर होएगा? ऐसे ही बच्चे अगर मेरे को केपी के यूनिट पूछे थे तो केपी हमारे को पता था एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, तो केपी का यूनिट में यहां पे क्या आ गया, एटमॉस्फेयर की पावर -2, क्योंकि डेल्टा एन जी -2 था। हाँ जी, अब केपी केसी का रिलेशनशिप क्या होगा इसमें, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर -2। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केपी इज इक्वल टू केसी बाय आर टी की पावर 2? ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप इसमें बन गया जी, ये रिलेशनशिप बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये रिलेशनशिप हो गया इसमें, ये इनके यूनिट हो गए, ऐसे हम इसको एक्सप्रेशन को लिखते हैं, केस आई तो लिख ही सकते हैं। ठीक है जी, पहला हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया पक्का। अगला देखते हैं, अगला रिएक्शन एक और लेते हैं, अभी 5 6 7 रिएक्शन लेंगे, खुद पूरी तरह से बोर करेंगे आज। H2 प्लस H2 gaseous plus I2 gaseous giving us 2HI gaseous। ठीक है जी, अभी बोलो भाई कैसे लिखे अपन इसको? पहली बात अपन लिखना केसी, तो कैसे लिखें यार केसी? HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 I2। ठीक, अगर बोलता केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर 2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। ठीक है जी, यूनिट्स अगर केसी के देखते क्या था, 2 - 2 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज, तो केसी के यूनिटलेस, केपी के यूनिटलेस। क्यों जी, समझ में आ रहा है यूनिटलेस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरा मूड कर रहा है भाई, 2 में से 2 माइनस करेंगे डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा, एंड एनीथिंग पावर टू 0 इज 0 है ना, 1, तो इसलिए कोई यूनिट नहीं। अब इसका रिलेशनशिप केपी इज इक्वल टू केसी, आगे तो कोई बात ही नहीं रही, डेल्टा एन जी जो आपने पास 1/RT की पावर 0, तो रिलेशनशिप भी आ गया। बोलो समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? ओके, आगे चलते, दिक्कत देना है तो काम है मेरा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिविंग अस कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। पहले लिखेंगे केपी, हाँ तो अब देखो बेटा, अगर मैं इसका केसी लिखना तो मेरे को ऐसे चाहिए था कि भैया CaO इंटू CO2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CaCO3, ऐसे लिखता ना आप। पर बेटे बोला प्योर सॉलिड के मोलर कंसंट्रेशन को क्या लेके चलते हैं, यूनिटी, है ना? क्यों ये कांस्टेंट रहती है, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा यूनिटी लेते हैं, और ऐसा बताऊंगा जो कोई बता भी नहीं पाएगा, है ना? सब लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि इसलिए इसको यूनिटी लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। बोलो फिर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती तो क्यों यूनिटी लूं? मैं पूछूंगा तुम्हारे से क्वेश्चन, है ना? पूछना सारे पंचकुला से, है ना भाई यार? पर ये जरूर है कि इसको अपन 1 लेते हैं, और ये भी जरूर है इसको अपन 1 लेते हैं, तो ऑब्वियसली यहां KC किसके बराबर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ
CO2। बोलो क्लियर। इसी तरह से अगर Kp लिखना होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सॉलिड को तो लिखना ही नहीं अपन। ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके यूनिट्स लिखने हुए तो यूनिट्स अगर Kc के लिखने हुए तो मोल पर लीटर, Kp के यूनिट लिखने हुए तो एटमॉस्फेयर, है ना। और दोनों का रिलेशनशिप लिखना हुआ तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर 1। क्यों जी? क्योंकि सिर्फ इसी के मोल लेने हैं, सॉलिड के तो लेने नहीं है। तो 1 - 0 1 ही होता है ना, इसलिए पावर 1 हो जाएगी। बोलो सभी बच्चों को क्लियर हो गया? मिस्टर राज, आर यू गेटिंग इट? ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे। उम्मीद करता हूं ये बात तो समझ में आई। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, अगर कोई बताएगा तो जरूर बताना मेरे को यार। ठीक, मैं बार बार बोलता हूं, आई टीच विद चैलेंज, है ना। जो चीज मैं बताता हूं वो नहीं बताते हैं, होती छोटी सी है, 2+2, पर उससे क्वेश्चन में बड़ा हेरफेर हो जाता है। ठीक, जैसे एक रिएक्शन ले रहे अपन, रिएक्शन लिया RCOOR-, इसको एस्टर बोलते हैं, है ना। आर क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप्स, है ना भाई, मिथाइल, इथाइल एटसेट्रा। ये एक्वस मोड में लिया, वाटर डाला जो कि लिक्विड था, ठीक है जी, और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया RCOOH जो कि एक्वस है, और R-OH जो कि एक्वस है। ठीक है, देखो बच्चे, अगर इसका मैं Kc लिखने लगूंगा, बेटा एक 2-3 स्टार लगा के बड़ा बड़ा एक चीज लिखो, water if it is a reactant, water if it is a reactant should not appear in any equilibrium expression। क्या बोला? water if it is reactant should not appear in any equilibrium expression, but if it is a product, should always appear in equilibrium expression, should always appear in equilibrium expression। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, क्योंकि आप अपने दोस्तों की कॉपियां झांकना, उनको सिर्फ एक चीज लिखवाई कि वाटर अगर आ गया ना तो नहीं लेंगे। हमने यहां बोला वाटर अगर रिएक्टेंट हुआ तो नहीं लेंगे, प्रोडक्ट होगा तो लेंगे। क्यों भाई? वाटर होगा तो क्यों लेंगे, अगर रिएक्टेंट होगा तो क्यों लेंगे, और प्रोडक्ट होगा तो क्यों नहीं लेंगे? देखो बेटे, अगर वाटर रिएक्टेंट है तो मतलब हमने डालना है ना, रिएक्टेंट तो हम डालते ना, तो हमने डालना है, और वाटर फ्री का है, हम लार्ज एक्सेस में डाल देते हैं। ठीक है जी, लार्ज एक्सेस में डाल देते हैं। जो चीज लार्ज एक्सेस में होती है ना, उसकी कंसेंट्रेशन का कोई चेंज ही नहीं होता ज्यादा, उसकी कंसेंट्रेशन का कोई ज्यादा चेंज ही नहीं होता भाई, तो वो रेट को फर्क नहीं डालता, दैट डज नॉट अफेक्ट द रेट। वाटर अगर रिएक्टेंट होता है, मैं बताना चाह रहा था कि वाटर अगर रिएक्टेंट है शुड नॉट अपीयर इन एनी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, क्योंकि मैंने बोला कि वाटर फ्री का होता है, और जब हमें रिएक्टेंट में डालना होता है हम लार्ज एक्सेस में डाल देते हैं, और लार्ज एक्सेस में जो भी चीज डाली जाए उसकी कंसेंट्रेशन का कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है, उसकी कंसेंट्रेशन चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए रिएक्टेंट का वाटर हम नहीं डालते हैं। लेकिन प्रोडक्ट में पहले तो वाटर होता ही नहीं, फिर बनता है, इसका मतलब वाटर की कंसेंट्रेशन में चेंज आता है, थोड़ा बनता है ना, थोड़ा होता है, कंसेंट्रेशन का चेंज होता है, तो वो रेट को अफेक्ट करेगा भाई, तो इस चीज में हमें वाटर लेना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अर्नव के बाल और अश्विनी सर के बाल। अब अर्नव के 10-5 बाल गिर जाएं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? है ना। और कहीं सर के 2-3 बाल गिर गए तो रात को नींद नहीं आएगी, है ना, है ना, बचे बेचारे 4 हैं,
4 में से 2 जड़ जाएंगे तो क्या होगा? यानी जो चीज लार्ज एक्सेस में है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए फर्क नहीं पड़ता, जो बेचारी स्कार्स है उसमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो फर्क पड़ेगा ना मेरे दोस्त। इसलिए वाटर जब रिएक्टेंट होता है हम लार्ज एक्सेस में लेते हैं, ठीक, तो लार्ज एक्सेस में लेते हैं तो उसका कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है तो रेट को अफेक्ट करती नहीं है। बट अगर प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली बेटा वो बनेगा, 0 से शुरू होगा तो कंसंट्रेशन का चेंज तो हुआ ना, जो चीज पहले नहीं है बाद में आई तो बेटा उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा ना। तो प्रोडक्ट वाला वाटर लेते हैं, जबकि आपको ये कोई नहीं बताएगा बेटा, ये गारंटी से बोलते हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा वो भी करवाता हूं, पहले भी आ चुका पेपरों में, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है। सर कभी वो चीज नहीं बताते जो कहीं यूज नहीं होती है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या लिखना है, कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे RCOOH की कंसेंट्रेशन, क्योंकि एक्वस तो लिखना ही है, और R' OH की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय RCOOR'। क्लियर जी? वाटर नहीं लिखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट का वाटर हम नहीं लिखते क्योंकि हम उसको लार्ज एक्सेस में डालते हैं। हाँ, अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर डालें ना अगर हम, है ना, तब हम लिखेंगे भी उसको, बट पानी फ्री का होता है ना तो फिर हमारे से लिमिटेड हाथ चलता नहीं, ठीक, पूरा डाल देते हैं। क्लियर? पर लिमिटेड अमाउंट हो तो यूज करते हैं हम लोग बेटा, है ना। इसी तरह से अगर केपी लिखोगे तो एक बात बताओ, क्या इसका केपी लिखना चाहिए बेटा? क्या एक्वस मोल्स का प्रेशर होता है? केपी लिखना ही नहीं चाहिए इसके लिए, केपी लिखना नहीं चाहिए, निकाल सकते है ना, लिखना क्यों नहीं चाहिए बेटा? एक्वस मोल्स है तो प्रेशर तो उसका प्रोपोर्शनल है ना बेटा, इसका प्रेशर थोड़ी है यार, प्रेशर तो गैस का लेके चलते हैं, है ना। हाँ, निकाल सकते हैं कैसे कि केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू पावर, यहां पे 2 मोल वहां पे 1 मोल, वाटर तो लेना नहीं है तो कितना आ गया, 2 - 1 1, तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी रेज टू पावर 1। बोलो समझ में आया कि नहीं? यूनिट्स कैसे निकाले भाई इसके? यूनिट्स क्या इसके यूनिट्स? मोल पर लीटर की पावर क्या आ जाएगा, 1, है ना। यहां पे 2 मोल, यहां 1 मोल, वाटर नहीं लेने का, रिएक्टेंट वाला वाटर नहीं लेते, लार्ज एक्सेस में है ना भाई। अर्नब के बाल है, फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़े बहुत कम भी हो गए फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना भाई। तो ऑब्वियसली यूनिट्स इसके मोल पर लीटर हो गया। अगर केपी निकालते नहीं, इसका ऐसे निकाल लेते हैं डायरेक्ट, उसका एक्सप्रेशन लिखते नहीं हम, लिखना हो तो पार्शियल प्रेशर लिखना होगा यार, एक्वस मोल्स का क्या पार्शियल प्रेशर लिखेंगे अपन, ठीक। तो यूनिट जरूर लिख देंगे, और यूनिट क्या लिखेंगे इसका? एटमॉस्फेयर, है ना जी। रिलेशनशिप क्या लिखेंगे केपी केसी का? यहां पर लिख ही दिया सर ने, है ना जी। पर मजे की बात, मान लो इसी को पुट्ठा ले लेते रिएक्शन को, RCOOH प्लस R' गिविंग अस RCOOR प्लस वाटर मेरे यार, ये भी एक्वस है। लो जी, डैश लगाते हैं जनाब, थोड़ा कभी कभी जज्बात में बैठ के डैश डूश फिसल जाता है। और ये लिक्विड, ठीक है जी। अब देखो भाई, अगर इसका कैसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बोलो तेजस भैया? RCOOR बेटा इंटू वाटर, अभी लेना पड़ा ना, ठीक, डिवाइडेड बाय RCOOH R'OH। देखो रिएक्शन वही था, उसका उल्टा था, है ना, पर यहां वाटर हमें लेना पड़ा, प्रोडक्ट्स में था, पहले तो था ही नहीं, तो एक तो कंसंट्रेशन चेंज हुई। दूसरी बात बेटा, प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड्स का वन लेते हैं ना, विल वाटर बी प्योर हियर? क्या यहां प्योर वाटर बनेगा कि ये तो सॉल्यूशन बनेगा यार, है ना। ऐसा थोड़ी पानी अलग से बन गया और एस्टर अलग अलग बन गया, ऐसा होगा क्या? ये तो प्योर वाटर हो ही नहीं सकता है। हम तो प्योर चीजों की कंसंट्रेशन को वन लेते भाई,
इम्प्योर चीजों को नहीं। ये भी इसका लॉजिक हो सकता था, पर मेन बात तो ये है कि जीरो कंसंट्रेशन से बढ़ा, जीरो कंसंट्रेशन से इंक्रीज हुआ, इस वजह से प्यारे बच्चों हमने इसको लिया। तो देखो रिएक्शन एक ही है, आगे और पीछे वाला, पर फर्क देख रहे हो तुम लोग। ये फर्क सिर्फ हमारी क्लास में दिखेगा, कहीं और नहीं, ठीक। और ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया बेटा, इस एक्सप्रेशन पे। अगर तुम उसमें वाटर नहीं डालोगे ना, आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो जिन लोगों ने लिखवाया कि वाटर इफ इट इज रिएक्टेंट शुड नॉट अपीयर इन एनी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मुंह पे मार देना, इन टेक्स्ट में ही है ये, ठीक। बोलना सॉल्व करो, वाटर नहीं लेना हमने, तो नहीं होएगा। फिर वो कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना मेकअप करेंगे, नहीं नहीं यहाँ तो वाटर की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। अरे पहले ही बोल दो कि प्रोडक्ट वाला वाटर लेना है, ठीक। हाँ ये है, रिएक्टेंट वाला वाटर भी हम ले सकते हैं, पर कब ले सकते हैं, जब हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ले, है ना, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऐसे कोई लिमिटेड ले, तो उसकी कंसंट्रेशन तो यूज होगी यार, है ना। अश्विनी सर के बाल जाएंगे तो खतरा तो होगा यार, है ना, तब तो उसको नोटिस किया जाएगा, सर आज इतने गंजे थे, कल कितने हो गए, है ना भाई, वो तो नोटिस होगा। अब अर्नव के 10 बाल झड़ने से क्या गंजा होगा यार, ठीक। तो अगर कम क्वांटिटी होगी तो लेंगे, ज्यादा क्वांटिटी होगी नहीं लेंगे वाटर को। और प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को हम 1 लेते, क्यों लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए प्लीज कोई बच्चा जाएगा नहीं, क्लास भले ही खत्म होगी पर हुई नहीं, ठीक। आराध्या तुम जा सकते हो बेटा, बाकी तो ओके सर।